नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। ठीक है, कितने समय में? 24 घंटे में, या क्या क्या बोल सकते हैं, एक दिन में। अब एक दिन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की जो मात्रा है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट कीजिए। एक बार देखता हूँ इसी में। हाँ जी सर। राशन राशन, खाद्य पदार्थ, राशन। तो 24 घंटे के दौरान दिया जाने वाला जो भोजन है, ठीक है, या जो खाद्य पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? तो अधिकांश लोग राशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? राशन ही। क्योंकि 24 घंटे के दौरान जो भोजन दिया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? राशन। खुराक किसे कहते हैं? खुराक कहते हैं एक बार में, एक बार में भरपेट भोजन, यानी जितना जानवर खा सकता है, कोई भी जीव एक बार में जितना भोजन खा सकता है, खाद्य पदार्थ खा सकता है, वह क्या कहलाता है? खुराक कहलाती है। ठीक है। संपूर्ण आहार एक अलग चीज हो गई, ठीक है, जिससे कि पूरी चीजें उसको मिल रही हैं। और संतुलित आहार, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व तो शरीर की आवश्यकता अनुसार उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो एक बार, एक दिन में जो, या 24 घंटे में जो राशन खाद्य पदार्थ जानवर खाता है, वह क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। तो अपना आंसर क्या हो गया? राशन। ठीक। और खुराक एक बार में जो पेट भर के जानवर खाता है, वह कहलाता है खुराक। अगला है, 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? कल ही बात की थी हमने, है ना? तो प्रति किलोग्राम, सॉरी, प्रति ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त मिलती है? और ये जो आंसर है किसमें है? किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में। तो बताइए आप लोग। 4.4 या ए? ठीक है, तो 4.4 इज राइट आंसर। ठीक है। तो कितना होता है प्रति किलोग्राम, वो सॉरी, प्रति ग्राम से प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हमें 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है, चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर, क्या है? क्रूड फाइबर होता है, चारा है। ठीक है। हमने जो फीड स्टफ था उसको कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। जो भी भोजन था या भोज्य पदार्थ थे, उसको कितने भागों में बांटा था? हमें 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक तो रफेज था, यानी चारा हो गया, और दूसरा था दाना, यानी कंसंट्रेट। और दोनों का डिवाइडेशन का आधार क्या था? क्रूड फाइबर। ठीक है, क्रूड फाइबर, और दूसरी चीज थी, क्रूड फाइबर, और दूसरी चीज थी टीडीएन। तो क्रूड फाइबर चारे में कितना होता है? ठीक है। तो क्रूड फाइबर कितना होता है? क्या चीज की थी हमने उसमें? 18% से अधिक, डी डी डी, सभी वेरी गुड। ठीक है। तो कितना आएगा? 18% से अधिक क्रूड फाइबर तो होता है, कितना? 18% से अधिक। और दाने में क्रूड फाइबर कितना होता है? 18% से कम। जबकि टीडीएन क्या था? 60% से
होता है, और यहाँ पर टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 60% से अधिक होते हैं, यानी कुल पचित पोषक पदार्थ। तो ये क्या था, क्राइटेरिया था अपना, कि भुज पदार्थ को डिवाइडेशन करने का आधार था कि रफेज किसे कहेंगे और दाना किसे कहेंगे। तो रफेज किसे कहते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है, और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पचित पोषक पदार्थ क्या होते हैं, 60% से कम होते हैं। तो जबकि दाने में क्रूड फाइबर कम रहेगा और कुल पचित पोषक पदार्थ क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी दाना रफेज की तुलना में ज्यादा पचेगा, यानी उसकी जो पाचकता है वो ज्यादा रहती है, किसकी अपेक्षा, रफेज की अपेक्षा। ठीक है। अगला है पशुओं की दैनिक आहार्य आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है, यानी जो जानवर रोजाना खाना पीना खा रहा है वो किसके आधार पर दिया जाता है जानवर के लिए। पहला हो गया केवल पशु की उम्र के आधार पर, दूसरा केवल पशु के उत्पादन के आधार पर, तीसरा केवल पशु के शरीर के आधार पर, या चौथा भार और उत्पादन, यानी शरीर का भार और उत्पादन के आधार पर। तो पशुओं को जो आहार दिया जाता है उसका आधार क्या है। फोर्थ आंसर है ना, सभी फोर्थ ही बोल रहे हैं, शरीर का भार व उत्पादन। वेरी गुड। तो इसका आधार क्या है, देखो केवल और केवल हम उम्र के हिसाब से राशन नहीं दे सकते। ठीक है। ये नहीं है कि सब बच्चा है तो कम देंगे और ज्यादा ओल्ड एज में पहुंच गया यानी उसकी उम्र ज्यादा हो गई तो और ज्यादा देंगे, कैसे दे सकते हैं। भाई जब जिसकी ज्यादा उम्र है उसकी धीरे धीरे पाचन शक्ति भी कमजोर होती चली जाती है। केवल उत्पादन के आधार पर ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए निर्वाह राशन की भी आवश्यकता पड़ती है, और हो सकता है कि किसी जानवर का उत्पादन कम मिल रहा हो लेकिन उसका शारीरिक भार ज्यादा है। ठीक। केवल शरीर के भार के आधार पर भी नहीं दे सकते, शरीर के आधार पर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, भार के आधार पर भी देंगे और उत्पादन के आधार पर भी देंगे। तो आंसर हो जाएगा अपना भार व उत्पादन के आधार पर दैनिक आहार दिया जाता है। ठीक। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, बताइए। ये पहले से ही एडवांस में है। आयोडीन, वेरी गुड। तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, ये चीज हो, बिग नेक डिजीज है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस रोग किसकी कमी से होता है। अब बताइए सीधे आंसर। विटामिन ए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, विटामिन ए, यानी आंखों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो उनका जो मुख्य कारण रहेगा वो क्या रहेगा, रतौंधी, वो सॉरी विटामिन ए रहता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, जीरोफ्थेल्मिया हो गया, ठीक है, जीरोसिस हो गया। ठीक। तो ये जितने भी रोग हैं आंखों से संबंधित उसका मेन कारण क्या है, विटामिन ए। अगला है अमीनो अम्ल, ठीक है, किसकी संरचनात्मक इकाई होती है, बताइए। ठीक है, सबका आंसर सही है, विटामिन ए। अगला है आपका अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड किसकी संरचनात्मक इकाई होती है। प्रोटीन, प्रोटीन, और और कुछ। अमीनो अम्ल हो गया। अब मुझे ये बताइए वोलेटाइल फैटी एसिड किसके पाचन से बनते हैं और फैटी एसिड किसके पाचन से बनते हैं, कल ही बात की है इनके बारे में, है ना। कार्बोहाइड्रेट। देखो चलो बात करते हैं, जो प्रोटीन है प्रोटीन के पाचन से
अमीनो अम्ल हैं, किसकी संरचनात्मक इकाई होती हैं? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई यानी अमीनो अम्लों से मिलकर ही क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल जिसके बारे में बात की थी हमने। प्रोटीन के पाचन से क्या बन रहा है? अमीनो अम्ल बन रहे हैं। अब ये अमीनो अम्ल कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। कौन से थे? एक तो आवश्यक थे और दूसरे कैसे थे? अनावश्यक थे। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान या प्रोटीन के पाचन के द्वारा हो जाता है, तो उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, उनकी पूर्ति शरीर के द्वारा ही हो जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम? अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। और जिनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता या होता है तो कम मात्रा में होता है, जितनी आवश्यकता शरीर को होती है उतना नहीं हो पाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। उसी प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, किसके? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन दो जगह पर हो सकता है, ठीक है। एक तो रूमिनेंट्स में, तो रूमिनेंट्स में इसके पाचन से क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। जबकि वही नॉन रूमिनेंट्स की हम बात करें, तो नॉन रूमिनेंट्स में इसके पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और वसा के पाचन से क्या बनता है? या वसा की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? फैटी एसिड। जबकि वोलेटाइल फैटी एसिड किस में बन रहे हैं? रूमिनेंट्स में बन रहे हैं, किसके पाचन से? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए अगला है, नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खींच की मात्रा होती है कितना परसेंट उसके शारीरिक भार का पिलाया जाता है? ठीक है, काफी बार पढ़ा है हम लोगों ने, तो बताइए आप लोग। धीरज एल से उच्चैन, केवल 10? 1/10? बॉडी वेट का 10%? ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये कितना दिया जाता है? शारीरिक भार का, किसका? शारीरिक भार का 10%। ठीक है, और यहाँ किस क्या बोल सकते हैं इसको? 1/10 भार, किसका? शारीरिक भार का। बॉडी वेट का कितना? 1/10 भाग या शारीरिक भार का 10% जो है क्या पिलाया जाता है? खीस पिलाई जाती है। ठीक है, ठीक। अगला है, कपास के पौधे में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ क्या होता है? बताइए। गॉसिपॉल, गॉसिपॉल। और बताइए। गॉसिपॉल, धीरज, दीप्ति, गॉसिपॉल। ठीक है, बहुत अच्छे। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, किससे? जो विषाक्त पदार्थ हैं उनसे। ठीक है, कौन कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं? तो कपास में कौन सा पाया जाता है? गॉसी पॉल पाया जाता है। ठीक है, तो गॉसी पॉल क्या है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। किन्हें बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर? ANF, विषाक्त पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ, या ये कहें कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो या तो स्वयं, ठीक है, या उनके उपापचयी पदार्थ। ठीक है, सामान्यतः खाद्य पदार्थ जो भी हम जानवर को दे रहे हैं, ठीक, तो या तो वो खाद्य पदार्थ स्वयं है, या फिर उसके पचने के बाद कोई ना कोई ऐसा उपापचयी पदार्थ बनेगा जो भोजन के पाचन में और अवशोषण में क्या करता है? अवरोध पैदा करता है। वे क्या कहलाते हैं? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहलाते हैं या विषाक्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो गॉसिपॉल भी क्या है?
एक प्रकार का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है या विषाक्त पदार्थ होता है। अगला है साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें, यानी जो हम साइलेज बना रहे हैं वो कौन सी फसलों का बनाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, यानी ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, या वसा की मात्रा अधिक हो, या खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो। कौन सी फसलों का बनाना चाहिए, बताइए। कार्बोहाइड्रेट हाई वाले, कार्बोहाइड्रेट बी बी बी, डी खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो। जो चारे को हम संरक्षित रखते हैं, ठीक है, किसके लिए करते हैं हम, हे और साइलेज जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं कि जब चारे की कमी हो उस समय हमें चारा मिल सके। तो हरा चारा जो भी है, ठीक है, या जो पोषक तत्वों युक्त चारा है उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें जिससे जानवर को वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो दो तरह की विधियां होती हैं चारे को संरक्षित रखने के लिए। एक तो है कि जब मौसम अनुकूल हो, यानी फसल सूख जाए, मौसम खुला हुआ हो, धूप निकल रही हो, तो उस समय जो चारे को सुरक्षित रखने की विधि होती है या जो तरीका होता है वो क्या होता है, ये बना करके हम करते हैं। और दूसरा है, मान लो कि मौसम अनुकूल नहीं है या धूप नहीं निकल रही है, तो उस समय नमी तो जाएगी नहीं चारे में से, तो नमी को तो हम दूर नहीं कर सकते। तो उस समय हम जो चारे को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, संग्रहित करते हैं, किस रूप में करते हैं, साइलेज बना करके चारे को सुरक्षित रखा जाता है या उसको सुरक्षित रखते हैं। तो यही बात है यहाँ पर कि साइलेज किन फसलों का बनाया जाना चाहिए, प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, या वसा की मात्रा अधिक हो, या खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो उन फसलों का हम क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं। ठीक है, यदि किसी कारणवश किसी फसल में साइलेज की मात्रा कम है, ठीक है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो उसमें अलग से क्या मिलाया जाता है, सीरा मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं हम, सीरा या मोलेसेज उसमें मिलाते हैं। ठीक है, जो शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, ठीक है, या गुड़ होता है, एक तरह से गुड़ का पानी बोल सकते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट को अलग से, क्या सीरा क्या है भाई, एक तरह की शक्कर हो गई, ठीक है, गुड़ है, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है। तो जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट कम है, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट मान लो, और उनसे हमें क्या बनाना है, साइलेज बनाना है। उन फसलों में हम क्या करते हैं, सीरा को मिक्स करते हैं और फिर उनसे साइलेज हम बनाते हैं, जिससे कि वहां पर जो सूक्ष्म जीविय क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बन रहा है वो प्रॉपरली वहां पर बन सके। ठीक है, तो साइलेज किन फसलों का बनाते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन फसलों का बनाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट की मान लो ऐसी फसलें जिनसे हम साइलेज बना रहे हैं और उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, तो हम उसमें अतिरिक्त रूप से क्या मिलाएंगे, सीरा मिक्स करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर आपसे पूछ ले, साइलेज की जगह बोल दे ये हे, क्या बोल दिया इसने, हे आ गया। तो हे उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें, अब बताइए ऑप्शन यही है आपके, तो तब आंसर क्या जाएगा अपना, हे किन फसलों का बनाएंगे हम, प्रोटीन, प्रोटीन ए, ठीक है, प्रदीप कुमार ए, दीप्ति पद प्रोटीन, वेरी गुड। तो ये किनका बनाया जाता है, ऐसी फसलों का बनाया जाता है जिनमें प्रोटीन कंटेंट अधिक होता है या प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं ये, कि साइलेज किन फसलों का बनाते हैं हम, ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, और हे किनका बनाते हैं हम, ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए आपने ध्यान दिया हो, तो हम जब हे के बारे में बात कर रहे थे तो वहां बात कर रहे थे कि हे बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्तियां हैं उनका नुकसान कम से कम हो, और जो हे है उसकी जो पत्तियां हैं उनका जो हरा रंग है वो बना रहे। ठीक है, इसीलिए धूप छांव में इस तरह से सुखाते हैं कि उनका हरा रंग बरकरार रह सके। ठीक है, क्योंकि पत्तियों में मुख्य रूप से क्या है, प्रोटीन कंटेंट उपस्थित होता है। और कब काटते हैं उस फसल को, ये बनाने वाली को,
फ्लावरिंग स्टेज से पहले, क्योंकि जो पत्ती है, तना है, उनमें प्रोटीन कंटेंट अधिक होता है, नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगा, फल बनने में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है। अब देखिए, अगला है, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है, कि वहां पर हम रफेज की बात कर रहे थे। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, दाने की। तो दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है 24%, 18% से कम, 18% से अधिक, या 20%, बताइए। बी ऑप्शन, 18 से कम, बी सेकंड बी, ओके ओके ओके, बी बी बी, वेरी गुड। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो रफेज है यानी चारा है और दाना है, उनका जो डिवाइडेशन का आधार था वो क्या था, एक तो था क्रूड फाइबर और दूसरा था टीडीएन। ठीक है, तो रफेज में हम किनको शामिल कर रहे थे, जिनमें क्रूड फाइबर क्या था, 18% से अधिक था। और दाने में हम किनको शामिल कर रहे थे, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर 18% से कम था। ठीक है, तो अपना तो आंसर हो गया ये। अब लेकिन इसी जगह पर क्रूड फाइबर के स्थान पर वो बोलता टीडीएन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर, टीडीएन कितना होता है, 60% से अधिक। 60% से अधिक क्या होता है, दानों में टीडीएन होता है। ठीक है, तो दानों में टीडीएन क्या होता है, 60% से अधिक। कुल टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कुल पचनीय पोषक क्या होते हैं, 60% से अधिक होते हैं। अब बताइए, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, बताइए। 9.4 किलो कैलोरी, सही है ये। हम्म, ठीक, बहुत अच्छे। तो कितना होता है इसमें, 9.4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा। और कार्बोहाइड्रेट की भी हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी किसमें आ जाता है, 4.4 पर ही आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, हमने प्रोटीन के बारे में बात कर ली कि प्रोटीन के भी 1 ग्राम से कितना मिल रहा था हमें, लगभग 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी। और कार्बोहाइड्रेट से भी लगभग कितना, 4.4 मिल रही है। और वसा से कितनी मिल रही है, 9.4 मिलती है। ठीक है, अब ये जो वसा से एनर्जी मिल रही है, वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी से कितना अधिक होती है। ठीक है, यानी 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितने गुना होती है, कितने गुना होती है। तो कितने गुना होती है, इसका आंसर आएगा 2.25 गुना। ठीक है, तो इन दोनों से लगभग 2.25 गुना एनर्जी प्राप्त होती है। इसकी अपेक्षा जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उसकी तुलना में 1 ग्राम वसा से लगभग 2.25 गुना एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां होती हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमने नहीं पढ़ा या आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम, है ना। तो सुबबुल की पत्तियां, बेर की पत्तियां, खिजड़ी की पत्तियां, या नीम की पत्तियां। ठीक है, देखो इसमें जो आंसर है आपका वो जाता है नीम वाला, है ना। तो आंसर क्या है इसमें, नीम। ठीक है, तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो टीडीएन है, टीडीएन के बेस पर होता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट के आधार पर होता है। ठीक है, सामान्यतः अपने क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर नीम की पत्तियां भी काफी खिलाई जाती हैं। तो इसमें बिना किसी
उसके उससे मतलब डायरेक्ट टीडीएन की मात्रा के आधार पर ये पूछा गया है। ठीक। अब है, हे में नमी की मात्रा होती है। ठीक है, तो हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? थोड़ा धैर्य रखें बस। ठीक है, सही है। अरे भैया कहाँ पहुंच गए? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी हे के बारे में पूछ रहा हूं मैं। हे में नमी की मात्रा होती है ना? तो हे में नमी की मात्रा कितनी होती है बताएं। तो हे में नमी की मात्रा हम रखते हैं कितनी? 14%। यानी मैक्सिमम 14% हो सकती है, लेकिन 14% से कम ही हमेशा रखी जाती है। तो हे की मात्रा, हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 14% से कम होती है। वहीं हम साइलेज की बात करें, ठीक है, यहीं पर हम साइलेज की बात करें, तो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो साइलेज में नमी की मात्रा चली जाएगी लगभग 60 से 65%। ठीक है, तो साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 65% हो गई, और हे में नमी की मात्रा 14% से कम होती है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान सुरक्षित होता है। यानी जो कोई भी फसल है, उससे जितना पोषण मिलना चाहिए था वास्तविकता में, उसका कितना प्रतिशत जब हम हे बना लेते हैं उस चारे से, तो हे बनाने के बाद उससे कितना पोषण हमें मिलता है, या जो पोषक पदार्थ हैं वो कितने मिलते हैं, कब? जब हम सामान्य रूप से फसल को डायरेक्ट खिला रहे थे, जब हरी फसल थी उसको हम खिला रहे थे, और एक बना रहे हैं उसको हम साइलेज बनाकर, तो साइलेज बनाने पर उस फसल का पोषण मान कितना रह जाता है वास्तविक फसल की तुलना। ठीक है, तो ये आपको बताना। तो कितना रह जाता है ये? 80 से 85%। ठीक है, तो पोषण मान में क्या है, हे साइलेज बनाने पर कुछ कमी आ जाती है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं आती कि वो 50% और 30 से 35% रह जाए, है ना? फिर तो उसका साइलेज हम बनाते ही क्यों, जब इतना कम रह जाएगा, आधा आधा उसमें पोषक तत्व में कमी आ जाएगी, तो पूरा का पूरा रह नहीं सकता, क्योंकि फिर तो वो क्या हो गया, हम सभी फसलों का ही साइलेज बना सकते हैं, है ना? तो 100% भी नहीं हो सकता कि भाई साइलेज बनाने पर उसमें कुछ भी लॉस ना हो पोषक तत्वों में। तो कुछ मात्रा में लॉस भी होता है, लेकिन इतना भी लॉस नहीं होता कि 50% और 30 से 35% ही उसमें पोषक मान रह जाए। तो 80 से 85% उसका पोषक मान होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? हरी फसल की तुलना। अब देखिए, सुबबुल में विषैला तत्व होता है, कौन सा होता है? राइसिन, ट्राइसिन, गॉसिपॉल, माइमोसिन। सलमान खान माइमोसिन, दीवान बघेल डी, माइमोसिन डी, माइमोसिन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो क्या है, क्या ऑप्शन जाएगा इसका? माइमोसिन। ठीक है, इसमें सुबबुल में, तो अब आंसर तो हो गया अपना ये। राइसिन किस में पाया जाता है बताइए? राइसिन जो है विषैला तत्व या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, वो किस में पाया जाता है? राइसिन पाया जाता है मुख्य रूप से अरंडी में बात करते हैं, है ना? राइसिन का कुछ ऐसा है नहीं। और गॉसिपॉल के बारे में अभी हमने बात की थी, कौन सा? कपास। कपास में क्या पाया जाता है? गॉसिपॉल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। ठीक। अगला है, निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो इनमें से गेहूं से, चावल से, मक्का से, चना से, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलेगी हमें? तो यहां पर गाड़ी अटक रही है मक्का और चना में। कुछ कह रहे हैं मक्का और कुछ कह रहे हैं चना। मक्का।
सबसे पहले गेहूं है, गेहूं और चना चावल दोनों से क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के स्रोत है। वहीं मक्का भी, ठीक है, आप मक्का से इसलिए कह रहे हो कि भाई भोजन में ज्यादातर जो मुर्गी वगैरह उनके लिए मक्का का यूज किया जाता है ना, मक्का खाना चाहिए। मक्का मोटा दाना है, लेकिन ये भी किसका स्रोत है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत होता है। इससे अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए मुर्गियों को मक्का दिया जाता है। ठीक है। लेकिन चना जो है, चना कैसी फसल है, दलहनी फसल है। ठीक है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं, कैसी फसल है, दलहनी। क्या इनमें से कोई भी दलहनी फसल है, नहीं है। दलहनी यानी लेग्यूमिनस हो गई। तो और लेग्यूमिनस किसके सोर्स होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो जितनी भी लेग्यूमिनस फसलें हैं वो क्या है, प्रोटीन की स्रोत होते हैं। तो इसलिए ये जो चना है यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है इन चारों में से, क्योंकि ये दलहनी फसल है और बाकी की सब मतलब सिंगल दाने होते हैं। ठीक है, अदलहनी फसलों में आते हैं। क्लियर। अब देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, डायरेक्ट बताइए आप। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये B2 नहीं है भाई साहब, ये B12 है ना, 12 है ये B12। ये राइबोफ्लोविन आ गया है ना, तो वो B2 नहीं है, B2 से कंफ्यूज ना हुआ, B12 है ना, B12। तो साइनो कोबालमिन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, साइनो कोबालामिन या साइनो कोबालमिन बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, या सामान्यतः विटामिन B12 को साइनो कोबालमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला है पैराकेरेटोसिस। ठीक है, किसमें हो रही है ये, सुअर में। तो किस खनिज की कमी से होती है, तो हमने मिनरल डेफिशिएंसी में पढ़ा था। पैराकेरोटोसिस क्या होता है, पैराकेरोटोसिस में मुख्य रूप से ड्राई स्किन हो जाती है, त्वचा सूखी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, डैंड्रफ टाइप में हो जाता है ना। तो ये समस्या वहां पर होती है पैराकेरोटोसिस में। तो ये किसकी कमी से होता है, सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं कोबाल्ट में, ये है मैग्नीज जिंक, सेकंड मैग्नीज जिंक जिंक डी कॉपर, इसमें आएगा आपका जिंक। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, जिंक। ठीक है, पैराक्रोटोसिस किसकी कमी से हो रही है, सुअर में जिंक की कमी से होती है। अगला है अच्छी साइलेज। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है। ठीक है, तो अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है, ए ए ए। बहुत अच्छे। अब देखो, साइलेज जो होती है तीन तरह की हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी, एक होती है बहुत अच्छी, क्या बोल सकते हैं हम, वेरी गुड, वेरी गुड साइलेज। दूसरी गुड साइलेज। और तीसरी होती है फेयर, यानी ठीक ठाक साइलेज। तो वेरी गुड जो साइलेज है उसकी पीएच का मान कितना होता है, 3.5 टू 4 ठीक है। और गुड साइलेज का कितना है, 4.2 से 4.5। और 4.7 से अधिक जिसका मान होता है वो किस में आती है, ठीक ठाक, यानी फेयर साइलेज में आ जाती है। तो इसने किसका पूछा है, आपको यहां दे याद रखना है, अच्छी साइलेज। अगर इसी के सामने बहुत शब्द भी लग जाता तो अपना आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होती हैं ये। तो बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान तो होता 3.5 टू 4.2, तब तो अपना ऑप्शन चला जाता कौन सा, फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होता। लेकिन इसने पूछा है यहाँ पर अच्छी साइलेज यानी गुड साइलेज, तो इस श्रेणी में आएगा। तो इसका कितना है, 4.2 से 4.5, तो अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक तो स्टार्च हो गई, इसके अलावा साथ में ये कार्बोहाइड्रेट और दूसरे भी अन्य जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम होता है। ये मुख्य रूप से बात करें तो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसमें कौन सा आएगा? पहला है एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा प्रोटीएज, या सभी। ठीक है, ए, ए डी, बी। देखिए एमाइलेज किस पर काम करता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। लाइपेज किस पर काम करता है? वसा पर काम करता है। प्रोटीएज किस पर काम करता है? प्रोटीन पर काम करता है। ठीक है, तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इन पर जो काम करेगा वो कौन सा करेगा? प्रोटीएज, सॉरी एमाइलेज एंजाइम काम करेगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या अपना? एमाइलेज, है ना। क्योंकि एमाइलेज, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पर कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम काम करेगा। ठीक है, लाइपेज वाला नहीं कर पाएगा, क्यों? लाइपेज किस पर कर रहा है? वसा पर कर रहा है, वसा के पाचन में। प्रोटीएज प्रोटीन के डाइजेशन में कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, अब देखिए भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिया जाने वाला शुष्क आहार की मात्रा है, योग्य शुष्क आहार की मात्रा क्या है? ठीक है, हमने बात की थी कौन सा? शुष्क आहार यानी ड्राई मैटर। किसके लिए? एक तो भैंस के लिए हो गया, और वहीं हमने बात की थी गाय के लिए। तो बताइए भैंस के लिए किस दर से या प्रति 100 किलोग्राम पर कितना ड्राई मैटर दिया जाता है? बी यानी 3 3। ओके डन। तो आंसर आपका सही है बिल्कुल। तो भैंस के लिए जो रेंज थी अपनी वो क्या थी? 2.5 से लेकर के 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट। तो इस रेंज में अपना कौन सा आ रहा है? ये वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो अपना आंसर चला जाएगा ये। और वहीं गाय के लिए हम बात करें तो 2 से लेकर के 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से क्या देते हैं हम? ड्राई मैटर देते हैं। ठीक है, तो भैंस के लिए तो ड्राई मैटर देने की दर क्या है? शुष्क पदार्थ देने की दर क्या है? 2.5 से लेकर के 3 kg प्रति 100 kg बॉडी वेट पर। और गाय के लिए हम क्या बात की थी कि 2 से लेकर के 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट के अनुसार ड्राई मैटर दिया जाता है। अब देखिए रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है, और क्या पूछ रहा है? विटामिन। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन होती है? विटामिन के, विटामिन के, बताइए। वेरी गुड। तो विटामिन के इज राइट आंसर। बहुत अच्छे। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होती है? विटामिन के। अब देखो यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक खनिज लवण। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खनिज खनिज लवण कौन सा होता है? ये तो विटामिन की बात कर ली, विटामिन हेल्प करती है। ठीक है, और तो खनिज की बात करें तो खनिज में क्या आएगा अपना? यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज आता है वो आता है कैल्शियम। ठीक है, तो कौन सा? कैल्शियम जो खनिज है वह रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली वैसे क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है क्यों खनिज वगैरह, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया अपना फिजियोलॉजी का। क्यों फिजियोलॉजी में हम जब रक्त के थक्का के बारे में बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे किस तरह से कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। अभी हमने बात की थी, है ना? 2.5, 2.5।
धीरज 2.5। क्या था भैंस के लिए? 2.5 से 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट, और गाय के लिए 2 से लेकर के 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। तो क्या आ जाएगा अपना? तो 2 से लेकर के 2.5 के बीच में यदि जो कोई भी ऑप्शन आएगा उसको हम क्या मानेंगे? राइट आंसर माने। तो केजी है लेकिन पर 100 kg बॉडी वेट है। ठीक है। अगला है, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत मिलाया जाता है? ठीक है। 4% यूरिया 80 लीटर वाटर में। धीरज 1%। पुष्पा 4 kg पर 80 लीटर। प्रदीप कुमार 1%। विपिन कुमार 4%। यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों को, है ना? देखो, 1% और 4% में आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देखो, क्या बात कर रहे हैं? गेहूं के भूसे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो गेहूं के भूसे में तो जो मिलाने की दर है वो है 4% ही। ठीक है। लेकिन इस 4% का मतलब हो गया कि 4% यानी 4 kg यूरिया किसके लिए? 100 kg भूसे के लिए। 100 kg भूसे में हम मिला सकते हैं कितने को? 4 kg यूरिया को। लेकिन मिलाते कैसे हैं? कि 4 kg हम यूरिया लेते हैं, यूरिया ले लिया हमने, साथ में हम क्या लेंगे? इसको कितने में घोलेंगे? 80 लीटर पानी में घोलेंगे। और 80 लीटर पानी के साथ साथ यहाँ पर हम कितने में यूज करेंगे इसको? 100 kg भूसे में मिला करके इसको हम यूज कर सकते हैं, या इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। तो इसलिए 100 kg भूसे में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए 4% की दर से इसको मिलाया जाता है। लेकिन जो लोग 1% बोल रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं साइलेज से, है ना? क्योंकि साइलेज में जो मिलाने की दर है, यूरिया को मिलाने की दर है, वो कितनी है? 1%। ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। देखो, अब ये क्वेश्चन है जो पिछली बार आपके आए हैं। ठीक है, एलएसए 2022 की भर्ती में आए हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो आपके थे 2018 वाले। और 18 वाले भी ये नहीं कि एक ही, वो दोनों टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले जो एग्जाम जो आपके अलग अलग होते हैं, तो उन सभी के क्वेश्चन ये थे जो न्यूट्रिशन से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा पता चल रहा होगा कि कोई एक आध ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन ऐसे कोई हार्ड नहीं आते। बाकी फर्क होता है केवल और केवल किसका? कि हमारी पढ़ाई की कंटिन्यूटी का, है ना? तो देखो, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, क्या कोई ऐसा था क्वेश्चन जिसको हम नहीं कर पा रहे थे? एक केवल जो पत्ती वाला क्वेश्चन था, सर्वाधिक टीडीएन किसमें होती है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें आप नहीं अटकते हो, या जो हमने नहीं पढ़ा हो, या जहां पर अपना लॉजिक थोड़ा सा भी अगर नहीं लग रहा हो, है ना? देखिए, शुरुआत से देखते हैं हम। राशन वाला था, सिंपल क्वेश्चन है। 1 ग्राम प्रोटीन वाला था, हमने इंडेक्स के रूप में तीनों के बारे में बात की है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना? चारे में क्रूड फाइबर, पशु की आहारीय आवश्यकता है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि भाई हम थोड़ा सा जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ी उसके आधार पर यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घेंगा वाला रोग है, शुरू से 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। रतौंधी रोग है, अमीनो अम्ल की संरचना है, नवजात बछड़े का खीस की मात्रा है, कपास में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है कौन सा है, साइलेज में किन फसलों का बनाया जाता है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर कि हम अटक रहे हो, है ना? केवल एक इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए कि जो कि अपना ये कह सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है ना? और हे में नमी की मात्रा, साइलेज में नमी की मात्रा, साइलेज में हरे चारे का पोषण मान सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा करके हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि भाई साइलेज हम बना रहे हैं हरे चारे का, तो किस लिए बना रहे हैं? कि जिससे जो हरा चारा है वो हम वर्ष भर पशु को खिला सकें, उसको कमी ना आए हरे चारे की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 100% तो उसमें पोषणवान सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन इतना भी कम नहीं जा सकता कि वो 50 और 30 पे ही चला जाए, है ना? तो इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा करके हम कर सकते हैं। सुबबूल में विषैला तत्व, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम, पैराकेरोटोसिस, अच्छी साइलेज का पीएच मान। इस पीएच मान से मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादातर आने की संभावना रहती है।
ये थोड़ा सा फिजियोलॉजी कर लोगे तब आपको बहुत आसान रहेगा ये क्वेश्चन। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब भैंस का जो प्रति केजी जो ड्राई मैटर है प्रति 100 kg पर, पढ़ाई ये सब कुछ। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन, रक्त का थक्का जमाने के लिए खनिज लवण, भारतीय गाय में शुष्क पदार्थ, गेहूं में भूसे की मात्रा को उपचारित करने के लिए यूरिया की मात्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है केवल उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए कि जो भाई हमें परेशान किया हो, या कि भाई बिल्कुल ही हमें नहीं आ रहा हो, हवा भी नहीं लग रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, मेहनत से मतलब है कि इसको बस आपको रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं हो कि हमारी एलपीएम खत्म हो गई तो अगले 1 महीने तक हम एलपीएम को देख ही नहीं रहे, है ना, उसको बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन साथ में आप रोजाना आधा से पौन घंटा दूसरे विषयों को भी, जो पुरानी विषय हो चुकी हैं उनको भी आप पढ़ते रहे, है ना। जिससे क्या रहेगा कि वो लगातार आपके दिमाग में रिमाइंड होती रहेंगी और वो ऑटोमेटिक आपको याद होती चली जाएंगी, एक साइकिल के रूप में। ठीक है, ये इसके बाद ये, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको वो याद रहेंगे। ठीक है, तो मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो जैसे मान लो अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ ली, कंप्लीट हो जाएगी आज। अब अगली सब्जेक्ट जब रहेगी तो वो तो आपको पढ़नी पढ़नी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ पिछली न्यूट्रिशन का भी रिवाइज या रिवीजन होता रहना चाहिए, है ना। और जब कभी मान लो कि हमने कोई भी सब्जेक्ट हम 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक हो गया पहले दिन, दूसरा टॉपिक हो गया दूसरे दिन, तीसरा टॉपिक हो गया तीसरे दिन। तो जब हम दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसको तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस पहले वाले को भी पढ़ना शुरू करो पहले वाले से। मान लो इस तरह से हम पढ़ते पढ़ते 5वें टॉपिक पर चले गए, लेकिन 5वें दिन जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने की शुरुआत होनी चाहिए पहले वाले टॉपिक से ही, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको पहला टॉपिक कितनी बार रिवाइज हो गया, 5 बार, और 10वें दिन तक आते आते आपको ये पहला दूसरा तीसरा सभी कितने बार, कई बार रिवाइज हो गए। ठीक है, 10 बार, 9 बार, ठीक है, 8 बार, तो इस तरह से पुराने टॉपिक कई बार रिवाइज हो गए। तो आपको इस तरह इन पर क्या हो जाएगी, आपकी पकड़ हो जाएगी, एक तरह से बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये टॉपिक। तो हमेशा पढ़ते पढ़ते, यानी पुराने से, शुरुआत में आपको मान लो यहाँ पर आधा घंटा लग रहा है इस टॉपिक को पढ़ने में, तो जब अगली बार पढ़ोगे तो आधे घंटा से कम ही लगेगा आपको। और एक समय ऐसा आएगा जब इसको मात्र आप 2 मिनट में, 5 मिनट में इसको रिवाइज कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी जो मतलब जो मेमोरी है वो लगातार बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा पढ़ने का तरीका है, आपको ये नहीं कि साहब हमने जो सब्जेक्ट हो गई तो उसको हम पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ऐसे कोई हार्ड नहीं आते, फर्क होता है कि हमें वो याद है या नहीं। याद है तो वो आसान लगता है ना, और नहीं है तो वही सिंपल चीज भी हमें क्या लगती है, कठिन लगती है। देखिए, तो ये 2022 के क्वेश्चन है कुछ। देखिए, इसमें था ये जो वीन था, है ना, वीन डे एनालिसिस जो थे, तो वीन डे के अनुसार जो 6 समीपस्थ सिद्धांत थे, जिनको हम क्या बोल रहे थे, प्रोक्सीमेट्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हम, प्रोक्सीमेट बोल रहे थे। तो वो प्रोक्सीमेट कौन कौन से होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें आपका बताइए आंसर क्या है। विपिन कुमार फर्स्ट। आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं इसमें। देखो, पहले में है क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रेट, टोटल एस यानी राख, पानी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट यानी NFE। ठीक है, सबसे पहले तो आप तभी कर पाएंगे इसको जब आपको इन 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो। ठीक है, तो 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, शुरुआत में हमने बात की थी, पानी था, वाटर था, उसके बाद ईथर एक्सट्रेट था, ईथर एक्सट्रेट के बाद क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, है ना, फिर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट, और लास्ट में थी अपनी एस यानी राख। तो अब ये देखो, ये 6 जो चीज हैं वो कौन सी वहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि जब हमको ये चीजें पता रहेंगी तो ही हम अपना ऑप्शन सही कर पाएंगे। क्रूड फाइबर, क्रूड फैट, तो क्रूड फैट नाम की कोई चीज हम पढ़ते ही नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं, लेकिन वो किस रूप में होते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रेट के रूप में और क्रूड फाइबर के रूप में। ठीक है, इसमें क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रेट, टोटल एस, पानी, मिल्क, यूरिया, नाइट्रोजन,
तो भाई मिल्क यूरिया नाइट्रोजन नाम की चीज हमने वहां पर पढ़ी ही नहीं थी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ते ही नहीं, ठीक है, क्रूड फाइबर पढ़ते हैं और नाइट्रोजन फ्री एस्टेट पढ़ते हैं। क्रूड प्रोटीन है, ईथर भी होता है, ईथर एस्टेट भी होता है, टोटल एस भी होता है, पानी भी होता है, टोटल लिपिड भी नहीं होता, किसमें, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स के अंदर। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा पहले वाला। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें ये पूरा टॉपिक ही इसने कवर कर डाला एक ही क्वेश्चन में, जिसको बाद में बात करेंगे। अब देखो, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की यूनिट है, जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषण नहीं किया जाता है, कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, आभासी अमीनो अम्ल, या कोई नहीं। यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर के अंदर आवश्यक रूप से नहीं हो रहा है, जितना शरीर को आवश्यकता है उतनी निर्माण उनका नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उनको? ए ये इसी के लिए है, बोलिए बताइए। वेरी गुड। पुष्पा बी, आवश्यक अमीनो अम्ल, ए। देखो, सामान्य वृद्धि के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता है, ठीक है, और आवश्यक दर पर इनका शरीर के अंदर निर्माण नहीं हो रहा है, संश्लेषण नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा, ये कैसे कहलाएंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाएंगे या आवश्यक कहलाएंगे या आभासी कहलाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, देखो, प्रोटीन थी, प्रोटीन के पाचन से क्या बन रहे थे, अमीनो अम्ल बन रहे थे। अमीनो अम्ल दो प्रकार के थे, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात जिनका निर्माण शरीर के अंदर ही हो जाता है, जितनी शरीर को आवश्यकता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल। यानी आवश्यकता है ही नहीं भैया, हमारे लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद बना रहे हैं। लेकिन ऐसे अमीनो अम्ल जिनके निर्माण मतलब जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, हम बाहर से भैया हमें चाहिए दो हमारे लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल। या तो हमारे शरीर में नहीं बन रहे, और बन रहे हैं तो वो क्या है, कम मात्रा में बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये आवश्यक अमीनो अम्ल के अंदर, इसका आंसर जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को पानी की आवश्यकता, पानी की कम आवश्यकता, ये आएगा कम, पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन का अंतिम उपापचयी पदार्थ खाली जगह होता है। तो क्या होता है, बताइए आप, आपने न्यूट्रिशन पढ़ ली है, 2018 के क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप क्या भरेंगे? पहला आंसर आ गया यूरिक एसिड, यूरिक, बताइए। सी, यूरिक अम्ल, और बताइए। यूरिक 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 एसिड, यूरिक एसिड, सी, यूरिक एसिड। देखिए, स्तनधारियों की तुलना में, ठीक है, जो मेमल्स हैं, स्तनधारी मतलब क्या हो गया, मेमल्स, इसको इस तरह से भी बदल सकता है, स्तनधारी जो क्या दे सकता है, मेमल्स दे सकता है, और पक्षियों की जगह क्या दे सकता है, एवीज। कौन से वर्ग में आते हैं, एवीज में, ठीक है। तो पक्षियों को पानी की कम आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, आपका आंसर तो सही है, यूरिक एसिड। इनको क्या बोलते हैं हम, यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं पक्षियों को हम, एवीज वर्ग को यूरिकोटैलिक कहते हैं। ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ जिनका क्या है, यूरिक एसिड है, वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और जो मेमल्स हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है, ठीक है। जो मूत्र में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, तो इनको क्या बोलते हैं हम, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक।
अब बचा क्या, अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं बताइए आप लोग। अमोनोटैलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, अमोनोटैलिक। तो किन को कहेंगे, अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल क्या है। जलीय जीव, मछली। तो क्या आएगा इसमें, तो यदि वर्ग के हिसाब से बात करें तो हम, जिस तरह से हम एवीज और मैमल्स बोल रहे हैं, फिश। वेरी गुड। तो अमोनोटैलिक में क्या आ जाएंगे, फिशेज आ जाएंगी। ठीक है। और इसमें हम वर्ग की बात करें तो मछलियों को हम क्या बोल देते हैं, पिसीज वर्ग। कौन से, पिसीज वर्ग के जीव आ जाते हैं। और साथ में यहां पर आ जाते हैं एम्फीबियंस। कौन से, एम्फीबियंस, जिसमें आपके मेढक वगैरह आ जाते हैं, मछली मेढक वगैरह ये सब किसमें आ जाते हैं, पिसीज वर्ग और एम्फीबियंस क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, यानी वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। मैमल्स यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। पक्षी यूरिक एसिड का करते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं यूरिकोटैलिक। और जो क्या नाम है, मछली वगैरह या एम्फीबियंस हैं, सरीसृप वगैरह, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है। अगला है, सूखी घास में खाली जगह से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम से बचाकर संग्रहित, ठीक है, यानी सुरक्षित किया जा सके। सूखी घास, ठीक है, कोई भी जो सूखी घास है, हम जो बना सुखा रहे हैं घास को, उसमें कितने परसेंट से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, हे के बारे में बात कर रहा है। तो हे में कितनी परसेंट से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, 12 से 14%। वेरी गुड। ठीक है। तो सूखी घास का मतलब क्या हो गया, अ, हे के बारे में ये बात कर रहा है। और किससे बचा रहे हैं उसमें हम, विंडवन से। ठीक है। अगला है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है। कैल्शियम और फास्फोरस बताइए। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है। 2:1, 2:1, 1:2, 2:3, 3:4, बताइए। बी 2:1, दो। बहुत अच्छे। तो कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो क्या रहेगा, शरीर की बात करें यानी कि आवश्यकता की बात करें या हड्डियों में इसकी बात करें, तो क्या आएगा आंसर, 2:1 आएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, वहीं फास्फोरस और कैल्शियम पूछता तो यही आंसर क्या हो जाता, 1:2 हो जाता। ठीक। नेक्स्ट। अब देखिए, वही दोबारा से आ गया, ये जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम किसकी, 2022 वाले हैं ये सभी। तो 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी से हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा बताइए डायरेक्ट, अभी बात कर चुके हैं हम, विटामिन के। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, विटामिन के। तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो रक्तस्राव रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन बी 12 का सामान्य नाम दोबारा से पूछ लिया, वही 2022 में भी क्या है, बात कर चुके हैं हम, साइनो कोवालामेन। ठीक है। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है, यानी ऐसे जीव हैं जो रोग उत्पन्न नहीं करते, गैर रोगजनक, यानी रोग पैदा नहीं करते, तो उनको क्या बोलते हैं हम, गैर रोगजनक बोलते हैं। कैसे जीव हैं, गैर रोगजनक जीव हैं। ठीक है। और उनका हम क्या कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनका हम क्या बढ़ा, उनकी संख्या को क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर बढ़ा रहे हैं। और जिन्हें हम कहाँ दे रहे हैं, मुख के द्वारा दे रहे हैं। किसी भी जीव के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुख के द्वारा दे रहे हैं। ठीक है। तो उन्हें हम
क्या कहेंगे, बताइए। प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक, बोलिए। जी, अब बताइए। प्रीबायोटिक, देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें, प्रीबायोटिक, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा प्रोबायोटिक। ये तो है प्री, और ये है एंटी, और ये है प्रो। और ये हो गया बायो प्रिजर्वेटिव। देखो, एंटीबायोटिक का मतलब समझते हैं कि ऐसे पदार्थ या औषधियां, एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार की औषधियां हैं जो किसी रोग कारक को या सूक्ष्म जीव को, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, रोग करते हैं, उनको मारने का काम करती हैं। ये तो हो गई एंटीबायोटिक। बायो प्रिजर्वेटिव की जो ऐसे पदार्थ, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित ऐसे पदार्थ जो किसी चीज को प्रिजर्व रखते हैं, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायो प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। अब बचे दो, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ठीक है। तो आप सभी का प्री प्री प्री, ठीक है। देखिए, अब इन दोनों को क्लियर कर लीजिए आप यहां पर। तो इसका प्रीबायोटिक का मतलब क्या होता है, प्रीबायोटिक का मतलब होता है, यहां पर क्या पूछ रहा है, गैर रोगजनक, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टिबल फीड इंग्रेडिएंट, ठीक है। ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं ये जो शरीर के अंदर पचते नहीं है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, प्रीबायोटिक बोलते हैं। और प्रोबायोटिक किनको बोलते हैं, यानी गैर रोगजनक, ये जीवित जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिनको हम जानवर के लिए देते हैं। और कैसे खिला रहे हैं, मुंह के द्वारा खिलाते हैं, ठीक है। और शरीर के अंदर इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए इनको दिया जाता है, इनकी संख्या बढ़ाई जा सके, जिससे कि सूक्ष्म जीवीय पाचन हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अपना आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबायोटिक जाएगा, क्योंकि प्रोबायोटिक क्या होते हैं, गैर रोगजनक जीव होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या दिया जाता है, मुंह के द्वारा जानवर के लिए खिलाया जाता है, ठीक है। जबकि प्रीबायोटिक क्या है, ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो पचते नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका उपयोग कौन करता है, ये जो प्रोबायोटिक है, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये इनका उपयोग करते हैं, किसके रूप में, अपने खाने के रूप में, ठीक है। तो प्रोबायोटिक तो क्या हो गए, गैर रोगजनक सूक्ष्म जीव जो कि डाइजेशन में या माइक्रोबियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और प्रीबायोटिक क्या है, जो सामान्य रूप से पचते तो नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कौन कर रहा है, ये जो प्रोबायोटिक हैं ये इनका उपयोग करते हैं। और जो प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक बोलते हैं, सिम्बायोटिक, ठीक है। दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देते हैं, सिम्बायोटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रीबायोटिक क्या है और प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक तो है सूक्ष्म जीव,
जिनकी संख्या मतलब शरीर में बढ़ाने के लिए इनको मुंह के द्वारा दिया जाता है। और प्रीबायोटिक क्या है? नॉन डाइजेस्टेबल फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो किसके द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं? प्रोबायोटिक्स के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, अपनी संख्या को नियंत्रित करने के लिए या बढ़ाने के। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन अपने समाप्त होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये थे आपके कौन से? 2022 वाले। ठीक है, एक तो वेंडे वाला आ गया अपना, प्रोक्सिमिक प्रिंसिपल्स वाले आ गए। दूसरा अमीनो अम्ल से संबंधित आ गया, आवश्यक अमीनो अम्ल से संबंधित। तीसरा आ गया, ये वैसे फिजियोलॉजी का है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। तो स्तनधारियों की तुलना में यानी पक्षियों को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यूरिकोटोलिक किन्हें कहते हैं, यूरियोटैलिक किन्हें कहते हैं, अमोनियोटैलिक किन्हें बोलते हैं। तो काफी चीजें यहाँ इस क्वेश्चन से अपनी कवर हो रही थी। सूखी घास से संबंधित यानी हे और साइलेज से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए हे और साइलेज क्या अपना हॉट टॉपिक है। ठीक है, मिनरल्स का भी आ गया है, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना है? 2:1 है। विटामिन का भी मोस्टली विटामिन के पूछ रहा है, या वो विटामिन बी 12 को पूछ रहा है। ठीक है, तो विटामिन बी 12 को साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन के को किस में काम आ रही है? रक्तस्राव को रोकने में काम आती है। और ये अपना इंपॉर्टेंट है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। ठीक, अब देखिए एक दो चीज बीच में है, ये इनको कवर और कर लेते हैं। हेलेज, साइलेज और हे के बारे में तो हमने पढ़ाई है ना। अब हेलेज किसे कहते हैं? ठीक है, तो हेलेज किसे कहते हैं? किसका बनाया जा रहा है? घास व दलहनी फसलों का। ठीक है, अवायवीय किण्वन द्वारा। अब देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर जो हेलेज है, इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि हेलेज जो है, मुख्य रूप से इसके अंदर दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। किस किसके? इसीलिए तो बोल रहे हैं हे भी है और प्लस साइलेज भी है। तो इन दोनों के गुण इसके अंदर उपस्थित हैं। हे और साइलेज के गुण दोनों के इसके अंदर उपस्थित हैं, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम? हेलेज इनवेट। ठीक है, अब जो हे बनाया जाता है, वो किसका बनाया जाता है? चलो इसको एक अलग से स्लाइड में ले लेते हैं। हेलेज, हे प्लस साइलेज, तो दोनों के गुण हैं इसमें। हे कौन सी फसलों का बनाया जाता है? प्रोटीन रिच का, प्रोटीन युक्त फसलों का बनाया जाता है। और साइलेज किनका बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का बनाया जाता है। बात कर चुके हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन अपने पूछे ही जा रहे हैं। अब जो हे है, ठीक है, हे में क्या कर रहे हैं हम? फसल को सुखाते हैं। फसल को क्या कर रहे हैं? सुखाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम? अवायवीय किण्वन, अवायवीय किण्वन करा रहे हैं। अब जो यहाँ पर प्रोटीन युक्त फसलें हैं, वो कौन सी होती है? मुख्य रूप से दलहनी। अब ये देखो, अब जो हेलेज है ना, यहाँ पर फसल तो ले रहे हैं हम हे वाली, ठीक है, दलहनी या फसलें ले रहे हैं या घासें ले रहे हैं मुख्य रूप से, लेकिन वो क्या रहा है उसमें? विधि कौन सी अपनाई जा रही है? अवायवीय किण्वन वाली अपनाई जा रही है। विधि कौन सी अपनाई जा रही है? जो इसके द्वारा साइलेज बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और हेलेज कब बनता है? यानी हम फसल को सुखा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? ये बनाने के लिए, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया, उसमें हम नमी की मात्रा को और नहीं कर पाए। तो अब उसी हे को, हे किसका बना रहे थे हम? प्रोटीन रिच फसलों का बना रहे थे, लेकिन मॉइस्चर हमारी सूख नहीं पा रही, तो अब उसमें हम क्या कर देते हैं? अवायवीय किण्वन हो जाता है। तो उससे जो फसल, जो उत्पाद बनता है, वो क्या बनता है? हेलेज, जिसके अंदर दलहनी फसलें की वजह से तो हे के गुण हैं, और साइलेज की विधि का उपयोग होने के कारण किसके गुण आ गए? साइलेज के गुण आ गए। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? हेलेज कह देते हैं। और इसके अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होती है, वो कितनी होती है? 45 से लगभग 55% तक होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? हेलेज के बारे में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हेलेज क्या है? कि दलहनी फसलों का, घास व दलहनी फसलों का, लेकिन घास और दलहनी फसलें तो हैं, यानी जो किसके काम में आ रही हैं? ये बनाने की, लेकिन विधि कौन सी हो रही है इसमें? अवायवीय किण्वन, जो किसको, किसमें काम आ रही है? साइलेज बनाने में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेलेज कह रहे हैं। और जो मॉइस्चर है,
या नमी है, नमी की मात्रा कितनी आ गई इसमें, लगभग 45 से लेकर के 55% तक आ जाती है, यानी दोनों के बीच की होती है। हे से तो कम है, लेकिन सॉरी, हे से ज्यादा है, साइलेज से कम होती है। अब एक होता है यहाँ पर वेस्टलेज। वेस्ट मतलब जिनका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, यानी शारीरिक वेस्ट हो गई, मुख्य रूप से मल मूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो पशुओं के अपशिष्ट, गोबर वगैरह हो गया, पक्षियों का बेडिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, पशुओं के अपशिष्ट में क्या आ गया, गोबर आ गया, और मुर्गियों की बीट या बेडिंग मटेरियल, बिछावन बोल सकते हैं इसको, या बिछावन, ठीक है। तो इस बिछावन को हम किस क्या कर रहे हैं, अवायवीय किण्वन, ठीक है। तो इसके अवायवीय किण्वन से जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, वेस्टलेज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रिशन संबंधित एक टर्म आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लशिंग। फ्लशिंग जो टर्म है वो किस में यूज होती है, भेड़ों के लिए। किसके लिए यूज होती है, भेड़ों में। क्या है फ्लशिंग, फ्लशिंग क्या है कि जो भेड़ है, ठीक है, भेड़ों में प्रजनन ऋतु से पहले, कब, प्रजनन ऋतु से पहले, जब उनका हीटिंग पीरियड चलता है, प्रजनन ऋतु से पहले या प्रजनन ऋतु के दौरान, है ना, या दौरान, प्रजनन ऋतु के दौरान, जो भेड़ें हैं उनको विशेष राशन दिया जाता है, या अलग से राशन दिया जाता है, अलग से राशन दिया जाता है। अब इस राशन को देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है, क्यों दे रहे हैं हम अलग से प्रजनन ऋतु के दौरान, कि प्रजनन ऋतु के दौरान अधिक से अधिक संख्या में, अधिकाधिक, अधिकाधिक अंडों का निर्माण हो सके, अंडों का निर्माण या अंडोत्सर्ग हो सके, क्योंकि ज्यादा अंडों का निर्माण होगा तो ज्यादा बच्चे मिलेंगे, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अंडे प्राप्त करने के लिए प्रजनन ऋतु के दौरान एक विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है, या अलग से कंसंट्रेट या दाना दिया जाता है, किनमें, भेड़ों में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लशिंग किसमें अपनाई जाती है, भेड़ों में। अब अपनाई जाती है प्रजनन ऋतु के दौरान, क्या होता है, विशेष प्रकार का राशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंडे हैं वो बन सके, और ज्यादा बच्चे हम उन भेड़ों से प्राप्त कर सके, ठीक है। ये होती है फ्लशिंग। अगला है इसमें चैलेंज फीडिंग। चैलेंज फीडिंग क्या है, देखिए, चैलेंज फीडिंग, चैलेंज का मतलब क्या है, किसी को भाई चैलेंज दे रहे हैं हम, ललकार रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं ये करूंगा तू क्या कर सकता है, ठीक है, यही तो हो गया चैलेंज का मतलब, है ना। तो चैलेंज फीडिंग क्या है कि भाई हम जो, और ये किस में अपनाई जाती है, पहली चीज तो ये है, चैलेंज फीडिंग मुख्य रूप से गाय और भैंस, या में क्या है कि भैंसों में ही अपनाई ये जाती है। किस चीज के लिए अपनाई जाती है, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर जो चैलेंज होता है पशु के लिए, वो क्या चैलेंज रहता है कि भाई जो हम लोग हैं, ठीक है, कोई भी पशुपालक है उसका चैलेंज रहता है पशु के लिए कि भाई मैं तुझे, तू तुझे जितना चाहिए दाना ले ले, है ना, लेकिन चैलेंज है कि तू इस दाने के बदले में कितना दूध देगा, है ना। तो जो पूरी कैपेसिटी है जानवर की दूध देने की,
वो निखर करके इसमें आती है कि जानवर ज्यादा से ज्यादा खुराक देने पर ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पादन दे सकता है या दूध दे सकता है। ठीक है, 1 मिनट। तो उसको क्या बोलते हैं हम? चैलेंज फीडिंग कहते हैं। इसमें जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत में 500 ग्राम दाना प्रतिदिन के हिसाब से शुरुआत करते हैं, और कहां तक पहुंचाते हैं? अंत में 1 kg पर 100 kg बॉडी वेट तक इसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जानवर को हम अधिक से अधिक दाना देते हैं कि वो उसके बदले में कितना दूध दे सकता है। ठीक है, तो चैलेंज फीडिंग गाय भैंसों में अपनाई जाती है अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए। शुरुआत 500 ग्राम प्रतिदिन से करते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। तो कहाँ तक ले जाते हैं इसको? धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 kg पर 100 kg बॉडी वेट तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है चैलेंज फीडिंग। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमने क्वेश्चंस के बारे में बात की, ये पूरे पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना। बाकी कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे, एक बार जब मैं आपके लिए बोल दूंगा कि बीच में उनको यूज करेंगे हम, है ना। क्योंकि ये तो हो गई अभी आपका ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना। तो किसी भी दिन जैसे मान लो कि नेक्स्ट हफ्ते या उसके अगले बार, तो एक दिन बीच में बोल दिया जाएगा कि भाई आपके कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम बाद में करेंगे, जिससे कि आप एक बार और न्यूट्रिशन का रिवीजन कर सको। ठीक है, तो इस तरह से आज अपना ये जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ये समाप्त होता है। अब यहाँ आपकी कोई दिक्कत है तो वो आप बोल सकते हैं। बायो प्रिजर्वेटिव यानी ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। जैसे अचारों को सुरक्षित रखने में हम किसका उपयोग करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। तो नमक क्या है? एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ से जो जो लोग ऑनलाइन क्लासेज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो एक बार मेरा नंबर है ही आपके पास शायद, है ना। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहनडे कौन थे? ये हमने प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स में बात की है। ठीक है, विंडे नाम का एक स्थान है जहां पर जो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स दिए गए थे। हेनरिच स्टोमान, है ना, इन साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की थी। ठीक है सर, क्लास कब से शुरू होगी? जीके की क्लास देखो वैसे तो आज से शुरू करनी थी, पर लेकिन वो सर आए नहीं। बाकी मंडे को एक बार ट्रायल दिलवाते हैं ना, सर जरूर लेंगे, शायद मंडे को क्लास ले लें जीके की। क्योंकि जीके क्लास मुझे शुरुआत करवानी है उसकी अब, तो काफी समय निकल गया है अपना। तो बाकी एक बार जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, तो वो इस पर कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां पर उस लिंक पर वो क्वेरी करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, सर जी, ये ड्राई मैटर जो 3 किलो देते हैं, ये 24 आवर की डाइट रहती है, 12 आवर की रहती है, क्या रहता है? क्योंकि अब अपनी जो क्लासेज हैं वो हम ऐप पर ही डालने वाले हैं ना। हेलो सर जी, सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हेलो सर। हेलो। गुड नाइट। जय श्री राधे। हाँ जी, कौन कुछ कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ जो 3 kg की आपने उसको डाइट आवाज बता, आपकी आ आपने नहीं जो पा रही है। ड्राई मैटर की डाइट बताई है, जी। वो सर 12 घंटे की है कि 24 घंटे की है? क्या चीज, ड्राई मैटर? सर एक बफलो को 100 kg के लिए, 3 kg के लिए ड्राई मैटर आपने बताया, वो 24 आवर के लिए है पर कि डे सर पर डे 12? पर डे 24 आवर। 24 आवर के लिए। और सर ग्रीन हाँ। मैटर का क्या रहता है? नहीं, ग्रीन मैटर नहीं, हम मतलब जो पदार्थ है, कोई भी हरा चारा, उसमें से हम मॉइस्चर को अलग कर देंगे, तो उसके बाद जो शेष बचेगा वो ड्राई मैटर। तो उसमें चाहे मॉइस्चर कितनी भी हो, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा ड्राई मैटर। जैसे सर अलग मैं अलग जो भोज्य पदार्थ हैं, उनमें अलग अलग ड्राई मैटर होता है। जैसे भूसे की बात करें तो लगभग 90% तक ड्राई मैटर होता है ना। सूख और ठीक। हरा चारा है तो उसमें मात्र 10 से 15% ही ड्राई मैटर होता है। सर एक फ्लो अगर अपने 4 क्विंटल की मान के चलें तो सर उसको रोजाना कितना हरा चारा और कितना सूखा चारा देना चाहिए सर, देखो, उसके जबकि बारे में वो हम बात कर चुके लैक्टेटिंग थे है? ना, ड्राई मैटर के बेस पर हमने बात की थी। देखो एक बार और, आपने क्लास ली थी नहीं ली थी हमारी वो? ली थी सर। तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो रफेज है वो दिया जाता है 1/3। ठीक है। सर और सॉरी, जैसे देखो हमने बात की थी ना वहां पर, इस तरह से जो ड्राई मैटर था, जो भोज्य पदार्थ था, ड्राई मैटर के रूप में हम बात कर रहे थे। तो रफेज, और दूसरा चीज थी अपनी दाना। ठीक है। तो रफेज तो दे रहे थे हम 3/4 भाग, और 1/4 हिस्सा दे रहे थे किसका? दाने का। फिर इस रफेज को भी हम दो भागों में बांट रहे थे। कौन सा? हरा चारा, और पहले हम शुष्क चारे की बात करते हैं इसमें, यानी शुष्क चारा, और दूसरा था हरा चारा, है ना। शुष्क चारा हम क्या दे रहे थे इस 3/4 का? क्या दे रहे थे? 3/4, सॉरी 2/3 आएगा ये। 2/3, और ये 1/3 हिस्सा है ना। और ये भी यहाँ पर 3/4 नहीं है ये, है ना। ये भी 2/3 है, और ये भी 1/3 हिस्सा है। ठीक है। ये चीज थी। अब हमने वहीं पर बात की थी कि यदि हरा चारा अपने पास कैसा है, लेग्यूमिनस, यानी दलहनी फसल है, तो इसी हरे चारे को हम कितना कर देते हैं, 1/3 के स्थान पर और घटा करके 1/4 भाग इसे कर दिया जाता है ना। और यदि हमारे पास हरा चारा अच्छा है, तो एक, मतलब जो 12 kg हरा चारा है, वो कितने के बराबर होता है? 1 kg दाने के बराबर होता है। ठीक है, आपको शायद कुछ याद आया हो तो, है ना, जब हमने बात की थी इसके बारे में। सर ये तो याद आया सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 4 क्विंटल की नॉर्मली हम भैंस मान लेते हैं सर, बफलो को, हाँ हाँ। जो तो उसे सर रोजाना कितना हरा चारा देना चाहिए, कितना देखो, भूसा वो देना चाहिए? कैलकुलेट उसकी करेंगे हम चारा कौन लैक्टेशन सा दे एक रहे हैं, मंथ का है सर। कितना है, तो एक आगे की प्रोसेस है, काफी लेंदी हो जाती है वो, है ना। देखो, क्योंकि सर गांव पहले में हम ये तो कैलकुलेट सर करेंगे ड्राई कॉमन मैटर। क्वेश्चन है, ये तो एक थ्योरेटिकल ड्राई बात मैटर से हुई। मतलब है जैसे 400 kg की अपनी गाय है, ठीक है, और ड्राई मैटर गाय के लिए कितने, 2 से लेकर के 2.5 है, तो हम 2.5 से करते हैं, तो ड्राई मैटर कितना आ जाएगा अपना? 10 kg। ठीक है। अब ये 10 kg जो है टोटल अपना ड्राई मैटर, इसका 2/3 भाग किसके रूप में देंगे? रफेज के रूप। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 20/3, लगभग 6.6 आ जाएगी। अब इस 6.6 का 2/3 कितना आ जाएगा ये? लगभग 4.4। ठीक है। तो ये 4.4 kg जो है 10 kg ड्राई मैटर में से, वो हमें किसके द्वारा देना है? भूसे के द्वारा देना है। और वहीं यदि हम हरे चारे की बात करें, तो इसका कितना आ जाएगा? 2.2 kg जो ड्राई मैटर है, वो किसके रूप में देना है हमें? हरे चारे के रूप में देना है। सर ये 12 घंटे, एक दिन में उसको 4 किलो हरा चारा और 2 किलो हरा चारा और 4 किलो सूखा चारा, हम्म। बस सर? अरे ये 4 kg नहीं है मेरे भाई, ये ड्राई मैटर है। सर ड्राई मैटर का ड्राई मतलब हो मैटर गया। कहाँ रहा? हमने जब उसको 400 kg से 2.25% करके 10 किलो निकाल लिया।
हाँ हाँ। ड्राई मैटर ना सर, उसमें से ये सूखा चारा और हरा चारा, मतलब ये पूरे दिन की डाइट ही तो हो गई ना सर। अब देखो, ये जो 4.4 kg आया है, ये ड्राई मैटर आया है। और जैसे भूसा है, भूसा में 90% होता है ड्राई मैटर, ठीक है, यानी 0.9 हो गया, तो कितना केजी भूसा बनेगा? 0.9 का आप भाग दो, ठीक है। सर स्क्रीन, हाँ सर। तो ये हो गया आपका कितना, अ, तकरीबन 44 सर में हो गया, तो 35, नौ 30 चौका 35 किलो हो गया ये। और 6 54, हाँ लगभग 5.5 kg अपना क्या हो गया, भूसा हो गया। और वही इसमें कितना जो जाएगा, इसमें 15% ड्राई मैटर होता है, इसमें हरे चारे में। तो 15% का मतलब हो गया कि 1 kg, 100 kg में कितना है, केवल 15 kg है, ठीक है। यानी 100 kg में कितना है अपना, 15 kg ड्राई मैटर है। यहाँ पर चूंकि इसलिए से होगा ये, जैसे देखो इसमें यहाँ करते हैं, देखो ये थोड़ा सा, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं है इतना। हाँ, 2.2 kg ड्राई मैटर निकालना है हमें, किसमें, हरे चारे में। हरे चारे के रूप में हमें क्या देना है, 2.2 kg ड्राई मैटर देना है। और जबकि हरे चारे में ड्राई मैटर कितना पाया जाता है, मान लेते हैं हम 10% पाया जाता है ना। तो 10% है, तो हमें यानी 1 किलो से कितना मिलेगा, 1 किलो हरा चारा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 ग्राम ड्राई मैटर ही मिलेगा, ठीक। और 2 किलो देंगे 200 ग्राम, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, लगभग और लगभग 20 से 22 kg हरे चारे में हमें क्या मिलेगा, ड्राई मैटर की प्राप्ति हो पाएगी, ये होगा। नहीं सर, एक जगह क्वेश्चन पढ़ा था, वो क्वेश्चन था कि एक 4 क्विंटल की भैंस है, उसको रोजाना कितना सूखा चारा देंगे और कितना हरा चारा देंगे। सर मेरा कंसर्न सिर्फ यही था। हाँ ना ना, बिल्कुल वो इसी तरह से निकालेंगे हम, कि जो, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना ड्राई मैटर का। हाँ जी, हाँ जी सर। थोड़ी सी आवाज, 1 मिनट इसमें, जैसे ड्राई मैटर का हम निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलो थोड़ा सा टाइम ले ही लेते हैं हम। देखो, हमने ड्राई मैटर जो हम किसी भी गाय के लिए हम दे रहे हैं, तो उसकी दर क्या है हमारी, 2 से लेकर के 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, यानी 100 किलो पर हम 2.5 kg दे रहे हैं, ठीक है। अब 400 kg की गाय है, तो गुणा कितने से कर देंगे हम, 4 से कर देंगे, तो 2.5 और 4 कितना हो गया, 10 kg हमें टोटल ड्राई मैटर देना है गाय के लिए, ठीक है। अब इस जो 10 kg ड्राई मैटर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 किलो ही हम टोटल दाना चारा सब कुछ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं अच्छा। हम इन सभी को मिला करके रफेज के रूप में। रफेज में शुष्क भूसा भी हो सकता है, हरा चारा भी हो सकता है, और दाना भी है ना। इन सभी का जो शुष्क पदार्थ का बान है, शुष्क पदार्थ का मतलब हो गया कि जो भी हम चारा दे रहे हैं उसमें से मॉइस्चर को हम हटा दें, तो उसके बाद जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, ड्राई मैटर कहलाता है। तो जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भूसा है, तो भूसे में जो ड्राई मैटर होता है वो लगभग 90% होता है। इसका मतलब ये हुआ, 90% का मतलब कि यदि हम 1 kg भूसा दे रहे हैं, तो उससे 900 ग्राम ड्राई मैटर की पूर्ति होगी। और हमें देना कितना है, लगभग 6.6 किलोग्राम ड्राई मैटर देना है। और 1 किलो से पूर्ति कितनी की हो रही है, 900 ग्राम की हो रही है ना। तो लगभग 6 से 7 kg, यानी 9 6 54, 9 7 63, लगभग 7 kg भूसे से इसकी पूर्ति हो जाएगी, कितने ड्राई मैटर की, जो हम 2/3 भाग इसका दे रहे हैं, 6.6 kg, इसकी पूर्ति कितने चार सूखे चारे से हो जाएगी या भूसे से हो जाएगी, 7 kg भूसे से हो जाएगी। अब हमें हरा चारे के रूप में ड्राई मैटर देना है, वो कितना देना है हमें, यानी जो अपना 6.6 है इसका 1/3 भाग, और 1/3 भाग के रूप में कितना आता है, 2.2 kg। लेकिन यहाँ पर हमें जो 1 kg जब हम हरा चारा देंगे, तो ड्राई मैटर कितना मिलेगा नॉर्मली जानवर को, मात्र और मात्र 100 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg से पूर्ति हो रही है 100 ग्राम की, ठीक है। तो अब हमें पूर्ति करनी है 2.2 की, तो 100 100 ग्राम के हिसाब से चलें हम, 2 kg दिया तो 200 ग्राम हो गया, 3 kg दिया तो 300 ग्राम हो गया। तो इस ये तरह से बीस हम बाईस लगभग किलो हो 20 गया किलो सर। देंगे, तो 2000 ग्राम की पूर्ति होगी, यानी 2 kg की ड्राई मैटर की पूर्ति होगी, ठीक है। ये चीज है। इसी तरह से दाने के लिए हम करेंगे, तो 1/3 × 10, और इसका भी कितना आ जाएगा अपना, 3.3 सर। 3.3 आ जाएगा। तो यहाँ भी लगभग लगभग जो शुष्क पदार्थ है उसके हिसाब से
कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग दानों में ड्राई मैटर अलग अलग होता है। सर एक ये बता सक मतलब बता क्या सर, ये जो एग पूछते हैं नॉर्मली कि कुत्ते को कितना अंडा खिलाना चाहिए सर? इसका तो देखो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कि कितना अंडा खिलाएंगे, वो बॉडी वेट वगैरह प्रोटीन की डाइट वगैरह के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है सर। है ना। आपका शुभ ओके नाम? सर। मेरा सर नाम मंगला राम है सर। अच्छा मंगला राम जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं हनुमानगढ़ से। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे क्लास हम कुछ इसी तरह से बीच में एक दो क्लास डिस्कस कर लिया करेंगे, है ना। ओके ओके सर। ओके डियर। ठीक है। जी सर, गुड ओके गुड नाइट। नाइट। जय श्री राधे।